नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और हाजिर हूं खबरों को लेकर जो सुबह से लेकर शाम तक देश और दुनिया में चर्चा बनी हुई है, और उन खबरों को आज हम दिखाएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट और शाम के 5 बजे का ये बुलेटिन हम लाते ही इसलिए हैं ताकि आप दिन भर की खबरों से रूबरू हो सकें। अगर कोई खबर छूट गई है तो उससे बाखबर हो सकें, और कोशिश ये रहती है कि हर अहम खबर का अपडेट आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस समिट की जिस पर पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हैं। हम बात कर रहे हैं एससीओ समिट की। समरकंद में दुनिया देखेगी भारत के बढ़ते कदम का जलवा। कोविड की वजह से लंबे अंतराल के बाद दुनिया के 3 बड़े नेता पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक छत के नीचे होंगे, लेकिन समरकंद में सबकी निगाहें पीएम मोदी पर लगी हुई हैं। बिल्कुल, उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए आज शाम 6:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद रवाना होने वाले हैं, जहां वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1-to-1 मीटिंग करेंगे, जिसमें तेल की खरीद और भारतीय करेंसी में व्यापार पर बातचीत हो सकती है। समरकंद में भारतीय गीतों से गलियां गूंज रही हैं। शंघाई सहयोग सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भारतीय पवेलियन में खासतौर पर पीएम मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं और बहुत सारे आयोजन इस इंडियन पवेलियन में होने हैं। वैसे तो हर देश का पवेलियन यहां पर बनाया गया है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वहां पर पवेलियन तमाम देशों के बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र भारतीय पवेलियन बना हुआ है। इसके अलावा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं। 2 दिन की बाकायदा वहां पर तमाम सरकारी दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई है। गाड़ियां सिर्फ वही अलॉट की जा रही हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, ऐसा पहली बार हुआ है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स चेंज की गई है। नंबर प्लेट के आगे एससीओ लिखा गया है ताकि कोई भी दूसरी गाड़ी उस एरिया में एंटर न कर सके। तूफानी गति से दौड़ने वाला चीता हिंदुस्तान से गायब हो गया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप इस लुप्तप्राय जानवर को फिर से अपने देश में देख पाएंगे। 8 अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए स्पेशल विमान नामीबिया पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क चीतों का नया ठिकाना होगा। आपको बता दें कि भारत में चीतों के पुनर्वास की योजना केंद्र सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत कूनो में पहले नामीबिया से 8 चीतों को लाया जा रहा है। 17 की सुबह ये चीते नामीबिया की राजधानी विंडोक से जयपुर पहुंचेंगे और फिर जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों की अगवानी करेंगे और फिर इनको क्वारंटीन रखा जाएगा। दरअसल जब भी कोई जंगली जानवर के एक देश से दूसरी जगह जाता है तो उसके वातावरण का खास ख्याल रखा जाता है, उसकी एडेप्टेबिलिटी का खास ख्याल रखा जाता है, और यहां भी ये बात देखने वाली होगी। ये उन चीतों की तस्वीरें हैं। ये 5-5.5 साल का एक बच्चा, 5.5 साल का एक बच्चा, ये 4.5 साल का एक मेल है, और ये 3 दूसरे, ये जो फीमेल चीते हैं 2 साल के, 3 से 4 साल के, 2.5 साल के, और साथ ही 5-5 साल के 2 और फीमेल चीते। ये 8 चीतों को नामीबिया से लाने की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और वो कैसे, ये देखिए, ये एक बड़ा सा विशेष विमान है, 747 बोइंग विमान, और इसकी तस्वीरें देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कैसी तैयारियां ये की गई हैं। अब विशेष विमान से लाए जाएंगे तो 8 चीतों को अलग अलग केज में रखा जाएगा। उस केज को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज के अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए हैं ताकि 8 जो पिंजरे हैं उनमें उन चीतों को सुरक्षित तरीके से भारत लाया जाए। अब 16 तारीख को यह विशेष विमान, जो स्पेशल जेट है, ये नामीबिया से टेक ऑफ करेगा और सीधे जयपुर पहुंचेगा। इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर अश्विनी हिलन के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। रुख करते हैं अगली खबर का। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए हुए सीयूईटी एग्जाम के नतीजे आज रात 10 बजे आ सकते हैं। परीक्षार्थी सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। सीयूईटी रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। जी हां, सीयूईटी यूजी परीक्षा 15 जुलाई से 30 अगस्त 2022 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में 6 चरणों में आयोजित हुई थी। सीयूईटी यूजी 2022 के लिए करीब 14 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। नतीजे आने के बाद देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जैकलिन फर्नांडिस के बाद अब अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही से पूछताछ कर रही है। नोरा फतेही दोपहर 1 बजे दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची और इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर की करीबी पिंकी ईरानी भी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंची थी। नोरा फतेही से 2 सितंबर को भी पूछताछ की गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से बुधवार को करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। ईडी की पूछताछ में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को लग्जरी कार समेत कई महंगे तोहफे देने का खुलासा किया था। 14 अक्टूबर 2021 को नोरा और सुकेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। इस दौरान नोरा ने खुद 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में लेने की बात कबूल की थी। और अब बात कर लेते हैं उस मसले की जिसको लेकर दिल्ली में सियासत कई दिनों से गरमाई हुई है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हो रही राजनीति और तेज हो गई है। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है और यह मोड़ तब आया है जब बीजेपी ने इसी को लेकर यानी कि इस घोटाले को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है और आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि किस किस से पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाला हुआ, ये सभी चीजें उजागर हो गई हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके यहां पर सीबीआई की रेड कराई लेकिन कुछ नहीं मिला, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला। अब ये स्टिंग लेकर आए हैं। सिसोदिया ने चुनौती देते हुए कहा कि 14 दिन के अंदर सीबीआई इस स्टिंग की जांच करके गिरफ्तार कर ले या फिर मान लिया जाए कि ये स्टिंग फर्जी है। शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली अदिति का करनाल पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान अदिति ने मीडिया से भी बात करते हुए संदेश दिया कि लड़के हों या लड़कियां, सभी को अपनी पढ़ाई के साथ खेलों में भी रुचि दिखानी चाहिए। अदिति कल देर रात को ही इंग्लैंड से भारत लौटी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से वो अपने घर यमुनानगर स्थित गांव जा रही थी तो रात करीब 10:30 बजे वो करनाल अपने नाना के घर रुकी। वहां लोगों ने अदिति को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। अदिति ने बताया कि उन्हें बचपन से ही जूडो खेलने में रुचि थी, इसलिए उनके माता पिता ने पढ़ाई के साथ साथ जूडो खेलने के लिए उन्हें प्रेरित किया और उनको प्रोत्साहित किया। माता पिता के सहयोग से आज अदिति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है। वह अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हैं। वहीं अदिति ने युवाओं को संदेश दिया कि अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर रखें और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेरी ट्रेनिंग बहुत पहले से चल रही थी। पहले मैं यमुनानगर में ट्रेनिंग ले रही थी, फिर उसके बाद मेरी नेशनल से पहले मैंने दिल्ली में ट्रेनिंग ली, नजफगढ़ में। वहाँ पे एक इंटरनेशनल अकेडमी, इंटरनेशनल कोच ट्रेनिंग देते हैं, मैंने उनके पास ट्रेनिंग करी थी। मेरा नेशनल में मेडल आया। फिर उसके बाद फिर मेरी कॉमनवेल्थ हुई थी जो बर्मिंघम में हुई थी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में हुई थी। फिर वहाँ पे 6 से लेके 9 तक ये टूर्नामेंट रहा, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ खेलों में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली विनेश ने इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली विनेश फोगाट भारत की पहली महिला रेसलर बनी है। 28 साल की भारतीय पहलवान विनेश ने 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रैपचेज मुकाबले में स्वीडन की रेसलर एमा जोना को 8-0 से हराया। ये विनेश का वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दूसरा मेडल भी है। इससे पहले विनेश ने 2019 में चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और अब रुक करते हैं उदयपुर का। झीलों का ये शहर इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। कोरोना के कारण राजस्थान के इस चांद का दीदार करने 2 साल तक सैलानी नहीं आ पाए थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। कोरोना का खौफ अब नहीं रहा, पाबंदियां हट चुकी हैं, लिहाजा उदयपुर में पर्यटकों की आमद भी बढ़ गई है। सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। इस बार यहां पर्यटकों के उमड़े हुजूम ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत नजारा है उदयपुर का। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, ब्लू सिटी भी इसे कहा जाता है। और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए वैसे तो अमूमन हर सीजन में लोग आते हैं, लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता है तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। लेकिन 2 साल कोरोना के कारण पर्यटन का जो उद्योग था वो यहां पर फीका ही रहा। और इस बार लग रहा है तमाम पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को कि इस बार अच्छी कमाई हो सकती है और सैलानियों की जो तादाद है वो इस तरफ इशारा भी कर रही है। अभी अगस्त में जो टूरिस्ट की संख्या आई है वो 1,42,000 के करीब देसी टूरिस्ट की है, और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है जो 5,000 प्लस है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में सरकारी स्कूलों की सूरत बदल रही है। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सरकारी स्कूलों में आधारशिला लैब तैयार किए जा रहे हैं। लैब को बेहद ही हाईटेक तरीके से बनाया गया है ताकि बच्चे खेल खेल में विज्ञान की जटिलताएं सीख सकें। आधारशिला लैब में बच्चे रोबोटिक्स से सोलर सिस्टम तक की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरठ की सरकारी स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर शिक्षा विभाग की अहम पहल से बच्चों के लिए आधारशिला लैब तैयार की जा रही ताकि विज्ञान को आसान बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को परिषदीय शिक्षा में लागू करने के लिए स्कूल में स्पेस, मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सुसज्जित लैब बनाई गई है। और अब आज शिरडी के साईं बाबा की, जिनकी महिमा के बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस बार वो चर्चा में क्यों है ये आपको बताते हैं। साईं बाबा को हैदराबाद के एक श्रद्धालु ने सोने का कमल का फूल अर्पित किया है, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3, और ये तीनों कमल के फूल अलग अलग आकार के हैं लेकिन बेहद आकर्षक है। और इसका वजन 214 ग्राम है और बाजार में इनकी कीमत है 10 लाख। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की ओर से दान दी जाने वाली चीजों की कीमत नहीं देखी जाती, लेकिन चीज खूबसूरत हो, कीमती भी हो तो आकलन अक्सर कर लिया जाता है। साईं को अर्पित किए गए इन स्वर्ण फूलों का इस्तेमाल रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा जैसे विशेष अवसरों पर साईं बाबा की साज सज्जा के लिए किया जाएगा। राजेंद्र रेड्डी, ये जो हैदराबाद के साई भक्त है, उन्होंने लगभग 214 ग्राम की सोने के 3 फूल, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है, वो साईं बाबा के चरणों में अर्पित किए हैं। जैसे हमारी परंपरा है कई सदियों से चली आ रही कि हम हमारे भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, और कुछ दिनों में फूल खराब हो जाते हैं जिसको हम निर्माल्य कहते हैं और जिसको हम निकाल के रख देते हैं। लेकिन ये जो हैदराबाद के साईं भक्त है, इन्होंने परमानेंट टिकने वाला पुष्प साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया है।